अ, एक क्वेश्चन आया था आपका आश्रम पद्धति के प्री एग्ज़ाम में, जिसमें आपको आश्रम पद्धति के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था जिसमें एक रिएक्शन दी हुई थी और उसमें पूछा था कि किस रिएक्शन में, मतलब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो टॉपिक था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि ये जीआईसी के और आश्रम पद्धति के रिटर्न एग्जाम के लिए भी है, उसके अंडर आता है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को समझ लें। ये जो टॉपिक है आपका, ये बताता है कि किस तरह से आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है, आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, वैसे तो आपको देखो रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर पता ही होंगे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सरफेस एरिया के होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, उसमें वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन सनलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट में हो जाएंगी, रेडिएशन पे होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप मोटे मोटे तौर पे पढ़ के आए हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, तो आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन का आयनिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन होता है। जीआईसी और आश्रम पद्धति के सिलेबस में इस टॉपिक को किस नाम से दिया गया है? ये दिया गया है प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट के नाम से, द प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट होता क्या है। अब मैं देखो इसको बहुत लंबी वीडियो नहीं लेके जाऊंगा, मैं 5 से 10 मिनट में ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ करा दूंगा। डेरिवेशन में नहीं करवाऊंगा फॉर्मूले का। तो जो रेट कांस्टेंट होता है, जो रेट कांस्टेंट है, उस रेट कांस्टेंट के और जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है, आयनिक स्ट्रेंथ जिसको मैं यहां पर इंडिकेट करूंगा आई से, इनके बीच में जो एक डेरिवेशन निकल के आता है, रिलेशन जो निकल के आता है, ठीक है, वो एक एंजाइम टाइप की रिएक्शन को कंसीडर करके चला जाता है कि भाई एक ए है, एक बी है, एक ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। एंजाइम टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं एक्स, फिर ये आपका प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस बेस पे इसका डेरिवेशन है। फिलहाल मैं उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। ओवरऑल जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो ये आता है, अगले पेज पे लिख लेते हैं। वो निकल के आता है एल एन के, ठीक है ना। एल एन के इज इक्वल टू होता है एल एन के नोट होता है प्लस 1.02। ये है चार्ज है, जो दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस रिएक्टेंट के ऊपर जितना चार्ज है और दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर जितना चार्ज है, ठीक है ना। दो रिएक्टेंट एटलीस्ट वहां पार्टिसिपेट करने चाहिए, अंडर रूट आई। ये एक रिलेशन है। तो जेड ए क्या है, जैसे आप मान के समझिए, जैसे मेरे पास BaCl2 है, अगर BaCl2 डिसोसिएट होगा तो बेरियम पर 2 यूनिट चार्ज होगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर मैं Z बेरियम की बात मान के चलूं तो इस पे बेरियम पर कितना चार्ज है? 2 यूनिट चार्ज है, तो यहां मैं +2 रखूंगा। इसको वैलेंसी भी बोल सकते हो, यहां पर मैं -1 रखूंगा। विद साइन आपको रखना है, ये ZA और ZB आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज ZA +2 और यहाँ पर ZB जो है वो -1 है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ZA ZB क्या है। आई आपकी आयनिक स्ट्रेंथ है। अब रही बात भैया लोग के और लोग के नॉट की बात क्या है, तो जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ये के नोट जो था, हम एक रेशियो लेके आते हैं कि जो सिंपल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, मतलब जो अभी मैं पीछे आपको बता रहा था कि जैसे ही यहाँ से रिएक्शन ऐसे चल रही है, तो अभी मैं ये मान के चलता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स बना है मेरे पास, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना है, एक्स जो बना है, इसको मैं एक्स हैश कह लेता हूं। ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, इस रिएक्शन के लिए रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के और इस एक्स की कंसेंट्रेशन पर, एक्स हैश की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये जो के है वो अभी जो है वो यहाँ पर जो के लिखा हुआ है वो ये है जो कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट में बदलता है। मैं डेरिवेशन डिटेल में नहीं करा रहा, बस मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ आपको, नोटेशन बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। अब एक और इसमें लिया जाता है, एक लेते हैं हम के हैश लेते हैं। अब के हैश क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, किसके बीच में? इन दो के बीच में, रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में। तो रेट कांस्टेंट जो होगा वो कैसे निकालते हो आप? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। मान लो एक्स हैश की कंसेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की कंसेंट्रेशन और बी की कंसेंट्रेशन। जब आप उसका डेरिवेशन देखोगे तो यहाँ इनको
एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करा गया था, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसके हिसाब से आता है एक्स हैज। तो अब ये के नोट जो है, बस मैं ये बता के अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। के नोट क्या है? ये के नोट जो है, जो के ये वाला था, जो सिंपल वाला हमारा कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा था, उसका जो रेट कांस्टेंट है के, और ये के हैश का प्रोडक्ट होता है इनटू के हैश का क्या है, ये प्रोडक्ट है। इस तरह से मैं मान लेता हूं। तो ये हमारा दरअसल के नोट यहां पर इस डेरिवेशन में निकल के आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से अब हम बात करेंगे। ये जो इक्वेशन है आपकी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के तौर पे लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? ये तो y हो गया, ये जो इतना हिस्सा है ये m मान लेता हूं, और ये x एक्सिस पे आएगा, और ये आपका जो log a नोट है ये इंटरसेप्ट c होगा, ठीक है। ये y एक्सिस मैं यहां पर बनाऊंगा, y एक्सिस, और x एक्सिस पे मैं अंडर रूट आई लूंगा, जिसको आप कई बार बुक में लिखा होता है i 1/2, i की पावर 1/2, और ये log k नोट जो है, ln k नोट जो है, ये इंटरसेप्ट होगा। अब इसको रीअरेंज करके मैं इसको इसके नीचे भी लिख सकता हूं, इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा यहां पर एक तरह से, आप ये मान लीजिए, ठीक है ना। ये मैं इसके नीचे ले आता हूं। तो जनरली इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, जो आपकी बुक में कोई सी बुक में दे रखा होगा, जैसे पुरी शर्मा पठानिया की मोस्टली बुक फॉलो करते हैं, तो उसमें उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वहां पर दे रखा है ln k अपॉन k नोट, ठीक है ना। या आप इसको कह दीजिए, ये वाला हिस्सा मैं इधर लेके आया, नीचे नहीं लेके आएंगे, सॉरी, माइनस करेंगे इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ln k माइनस ln k नोट जो हो गया, ये वो वाला हिस्सा ऐसे ही रहा 1.02 ZA इंटू ZB। अब होच पोच सा हो गया होगा, इसलिए अगले पेज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बताया मैंने आपको, ln k इज इक्वल टू ln k नोट प्लस का क्या था 1.02 चार्ज ऑफ वन एटम, वन आयन एंड वैलेंसी ऑफ सेकेंड आयन, और ये आपका i की पावर 1/2 लिख लेता हूं मैं इस बार। इसको मैं इधर ले आया, ln k माइनस ln k नोट इज इक्वल टू ये 1.02 ZA इंटू ZB। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। अब मैं उस फॉर्मेट में इसको ले आया, बस लास्ट है ये आपका log ln k अपॉन k नोट इज इक्वल टू हो गया 1.02 ZA ZB, i की पावर हो गया 1/2। अब इस बेस पे मैंने क्या करा, ये ग्राफ बनाया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीआईसी में 2020 के पेपर में, प्री में, जीआईसी नहीं सॉरी, आश्रम पद्धति के 2020 के पेपर में आया है ये, मुझे ऐसा याद आ रहा है। अभी जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन था, तो सारे ढूंढ रहे थे ये आया कहाँ से क्वेश्चन। दरअसल ये प्राइमरी सॉल्ट डिफेक्ट था, सेकेंडरी सॉल्ट डिफेक्ट भी होता है, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस फॉर द जीआईसी एंड आश्रम पद्धति। ओके, तो अगर आप किसी टॉपिक में, जैसे आपको कोई इशू होता है, आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, तो आप 7404068788 पे मुझे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कौन से टॉपिक में इशू आ रहा है। बस वो टॉपिक बीएससी रिलेटेड हो तो बेटर होगा, क्योंकि 11th-12th के टॉपिक आप कर लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको कोई मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए होता है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट सीरीज हम निकालते रहते हैं। जैसे अभी जीआईसी का चल रहा है, वो चाहिए तो आप बता दीजिए। आश्रम पद्धति का शुरू करने वाले हैं, जैसे ही उसका प्री का रिजल्ट आता है तो उस, या अगर किसी अदर स्टेट का है, जैसे उत्तराखंड वालों के लिए भी हमने चलाया हुआ था, हरियाणा वालों के लिए भी चलाएंगे। तो अगर आपको कोई, अगर ऐसा कोई है तो वो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहा करो www.pgdchemistry.com। तो इस पर आपको जॉब वगैरह के बारे में पता चलता रहता है, और नोट्स वगैरह भी कुछ यहाँ पर मिलते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है ना, आप उस पर ज्वाइन कर लें। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको ln k अपॉन k नॉट, और यहाँ पर मैंने लिख लिया अंडर रूट i। अब मैं इनके बीच ग्राफ बनाऊंगा, तो मैंने 4-5 तरह की रिएक्शन देखी। देखो अब मैं वो रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, बस उन रिएक्शन में जो दो ए और बी रिएक्ट करेंगे, जनरली मैं मान के चल रहा हूँ आयन ए और आयन बी जो है वो रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते होंगे। तो अभी मुझे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मुझे ए और बी चाहिए, क्योंकि जेड ए और जेड बी है ना। तो देखो मैं आपके सामने कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं 5 रिएक्शन लिख रहा हूँ। इनमें से आपकी चौथी वाली रिएक्शन जो मैं लिखूंगा वो आपके जीआईसी के आश्रम पद्धति के एग्जाम में पूछी गई थी। तो पहली रिएक्शन मैं मान के चल लेता हूं कि मेरे पास एक CO NH3 जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो रिएक्ट कर रहा है मर्क्यूरस Hg2 पॉजिटिव आयन के साथ, मर्क्यूरिक के साथ, ठीक है ना। अब कुछ भी बनाए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अब आप यहां पर समझिए कि जो लोग जो है, मतलब जो जिसको हमने टॉपिक को पढ़ा था कि भैया रेट कांस्टेंट किस तरह से आयनिक स्ट्रेंथ से डिपेंड करता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमें लग रहा है, लेकिन उसका रोल कहीं ना कहीं ZA और ZB भी अफेक्ट करेगा। आयनिक का तो स्ट्रेंथ का तो मतलब ये होगा आयंस होने चाहिए वहां पर। अब देखो यहां पर ZA और ZB को मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा
+2 को जब +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 4 आएगा। तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से मैं यहां से मान लेता हूं एक इनिशियल पॉइंट, तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इक्वल टू mx+1 है, y इक्वल टू ये c है, ये m है और ये x है, ठीक है ना, ये x एक्सिस पे है, ये स्लोप होगा, इस रिएक्शन का स्लोप क्या होगा 1.02 ZAZB होगा और ये इंटरसेप्ट है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन बनाई ये ऐसे जाएगा। तो देखिए अभी क्या है, जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। अब मैं एक दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, उसको देख के बताएंगे। मैं कह रहा हूं कि SO4 या H2O3 2 नेगेटिव जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कुछ भी बनाए मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन आप मुझे ZA और ZB की वैल्यू बताओ। तो ये -2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 2 एकन 2 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं। तो 4 से वैल्यू कम आ रही है, तो इसका ग्राफ जो होगा पक्का, अगर मैं A का यहाँ मान लेता हूँ तो दूसरे वाले का इसका पक्का कहीं ना कहीं नीचे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका ZA ZB क्या है वो थोड़ा कम है। ऐसे ही मैं एक तीसरी रिएक्शन और बना लेता हूँ, मैं चार्ज थोड़ा और घटा लेता हूँ और इस बार मैं मान के चल लेता हूँ वो चार्ज है मेरे पास, एक कॉम्प्लेक्स मान लेता हूँ मैं COOC2H5 इथोक्सी ग्रुप है, इथोक्सी ग्रुप, और उसके बाद मतलब N इथोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना, NO2 ग्रुप इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक बाहर नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है मैंने और ये रिएक्ट कर रहा है OH के साथ। अब यहाँ पर बताओ ZA कितना है -1, ZB कितना है वो भी -1 है। जब -1 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। देखिए 4 वाले का ग्राफ जब ऊपर है और 2 वाले का ग्राफ नीचे है तो 1 वाले का ग्राफ कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, लेकिन रहेंगे ये सब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका GIC के आश्रम पद्धति के एग्जाम में आया था, वो क्या है कि जैसे मैं एक एस्टर ले लेता हूँ, इसको इस बार मैं ब्लू से दिखा लेता हूँ। जैसे मैं इसको एस्टर ले लेता हूँ और एस्टर ले लिया मैंने इथाइल एसीटेट, ठीक है ना, CH3COOC2H5, और जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई बेसिक मीडियम में तो कुछ भी बने, लेकिन आप मुझे बताओ ZA और ZB है कितना। इसके ऊपर देखिए अब कोई चार्ज नहीं है, ZA की वैल्यू 0 है और ZB की वैल्यू जो है वो -1 है, तो आपका 0 आ गया। यानी कि यहां पर जब ये 0 हो गया, ZA और ZB 0 हो गया, तो I के साथ चाहे I की जो मर्जी वैल्यू हो, रेट कांस्टेंट रहेगा और ये आपका आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप देखो कितनी मर्जी आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ा लो, जो रेट कांस्टेंट है वो आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो ये मुझे लग रहा है, मुझे याद आ रहा है यही एग्जाम्पल भी था आपके आश्रम पद्धति में। तो क्योंकि यहाँ पर जब चार्ज 0 है तो यहाँ चाहे माइनस हो या प्लस हो, वो आपका आंसर जो आएगा ZA ZB का वो 0 होगा, इसलिए वो रेट कांस्टेंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये मैंने बना दिया चौथा, ये तीसरा था। अब देखिए मैं कुछ माइनस वाले ले लेता हूं जिसमें ZA ZB का आंसर माइनस आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि H पॉजिटिव और Br नेगेटिव की रिएक्शन है, तो ZA की वैल्यू कितनी है वो है +1 और ZB की वैल्यू कितनी है -1, और +1 और -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो -1 आता है, ठीक है ना। चार्ज तो क्या रहेगा, एक की एक से गुणा करोगे, एक ही कन एक, और लेकिन चार्ज रहेगा माइनस वाले का। तो अब जो ये हमारी स्टैंडर्ड लाइन हो गई, अब यहाँ पर नीचे की तरफ को वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया आपका -1 वाले का, ठीक है। तो ये पांचवी रिएक्शन के लिए हो गया -1, जिसकी वैल्यू ZA ZB है, ये 0 था, ये आपका +1 था, ये 2 था, ये 4 वाले का था, ठीक है ना, प्लस वाले का। ऐसे ही मैं छठी रिएक्शन बता देता हूं इसमें। मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है ना, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर -1 चार्ज है। तो जब आप +2 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो आपका -2 आएगा। तो और कम वैल्यू हो गई तो और नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे ही और नीचे की तरफ आता चला जाएगा। छठी रिएक्शन ये हो गई। सातवीं वाली में आप ऐसे कर लीजिए जिसमें एक के ऊपर जितना मर्जी चार्ज ले लो, जैसे +2 ले लिया, दूसरे के ऊपर मैंने कितना ले लिया -3 ले लिया, तो 3 दूनी 6, ठीक है ना, माइनस का 6 हो गया, तो वो और नीचे आ जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7वें नंबर की हो गई। तो ये था आपका, क्या था दोबारा बताता हूं मैं शॉर्ट में, कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है या रेट ऑफ रिएक्शन, अभी आप कह लें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ के साथ कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आई क्या है यहाँ पर, यस हाँ, आयनिक आई क्या है यहाँ पर, स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, आयनिक स्ट्रेंथ है। तो आयनिक स्ट्रेंथ पे ही वो अकेला डिपेंड नहीं कर रहा है। जब आप आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो तो कुछ का तो ग्राफ बढ़ता है, कुछ का घटता है, लेकिन कुछ का कांस्टेंट रह जाता है। तो ये 3 वैल्यू हमें क्यों है ये समझना था। तो बढ़ता इसलिए है क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ के साथ आयन की वैलेंसी भी मैटर करती है। अगर आयन की वैलेंसी पॉजिटिव जा रही होगी दोनों का मल्टीप्लाई, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर I इंटू बी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा तो माइनस आएगा, और अगर सिंपल ना पॉजिटिव ना नेगेटिव 0 रहेगा तो वो आगे चला जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था किससे रिलेटेड, आयनिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड था, जिसको हम प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट भी बोलते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या था, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट भी।